Hello, listeners. Welcome to a new episode of the Good Talk podcast. हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूँ चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अनदर टॉपिक टू टॉक अबाउट जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। लास्ट वीक के एपिसोड में हमने बात की थी अबाउट रिलेशनशिप सक्सेस। हमने बात की थी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। हम क्या गलतियां करते हैं और हम कैसे उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के एपिसोड में विल कंटिन्यू जहां से हमने लास्ट वीक बात की थी। हम बात करेंगे अबाउट द ट्रेड्स ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप। आप कैसे अपना कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं और कैसे आप झगड़े या डिसएग्रीमेंट से बेटर तरीके से डील कर सकते हैं ताकि आपका रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग बन के निकले। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, मैं अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहता हूं कि आप अपने सजेशंस, फीडबैक और कमेंट हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली सेंड अस अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन 8889460888। एंड विद दैट लेट्स कम टू टुडेस टॉपिक, रिलेशनशिप सक्सेस। सोचल, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप की बात करी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप चाहिए होती है। हम चाहते हैं कि हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप ऐसी हो जो हमें खुशी भी दे, हमें सेटिस्फैक्शन भी दे और जिससे हम बहुत सारा जॉय डिराइव कर पाए। बट होता यूजुअली ये है कि हम जब भी किसी ऐसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो इनिशियली तो हमें बहुत मजा आता है, हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं सामने वाले से मिलने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, और पता नहीं चलता कब धीरे धीरे आप बोर होने लगते हो। आपको लगने लगता है कि इसमें अब उतना मजा नहीं आ रहा या सामने वाला उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जैसे वो पहले किया करता था। जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो थोड़ा और बोरिंग होता जाता है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट कि कैसे आप किसी रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं, कैसे उसको इंटरेस्टिंग रख सकते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ चलते हुए उसको बिल्ड कर सकते हैं। सागर, जब भी हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं या एक ऐसे रिलेशनशिप की बात करते हैं जहाँ पर दोनों पार्टनर्स बहुत हैप्पी हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के साथ होने की वजह से, तो हम नोटिस करेंगे कि उस रिलेशनशिप के कुछ बेसिक ट्रेट्स हैं। और अगर आपको चाहिए कि आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो और उसमें बहुत मज़ा आए आपको, तो आपको किसी ना किसी तरीके से वो ट्रेड्स इनकलकेट करने की कोशिश करनी चाहिए अपने रिलेशनशिप में। और जितना ज़्यादा आप उन सारे ट्रेड्स को इनकलकेट कर पाएँगे अपने रिलेशनशिप में, उतना ज़्यादा आपको अपने रिलेशनशिप में मज़ा आने लगेगा। सबसे पहला ट्रेड जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप का होता है, वो होता है फ्रेंडशिप एंड डीपर मीनिंग। जब हम फ्रेंडशिप और डीपर मीनिंग की बात करते हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते हैं। क्या वो अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज, ड्रीम्स एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं? उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका कैसा है? और जब उनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो उन्हें कैसे डील करते हैं? ये सारी चीज़ें बेसिकली इनकलकेट करती हैं कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है एक दूसरे के बारे में और आप एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं। हम नॉर्मली नोटिस करेंगे कि जब एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तो फ्रेंडशिप और डीपर मीनिंग थोड़ा-सा कम होता है। बट जैसे-जैसे आप उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाएँगे और अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो ऑटोमैटिकली एक-दूसरे पे ट्रस्ट आने लगता है। आप अपनी इंटीमेट चीज़ें शेयर करने लग जाते हैं। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ एक-दूसरे को बताने लग जाते हैं। थोड़ा-सा वल्नरेबल ज़्यादा हो जाते हैं। आपका कम्युनिकेशन बेटर होता जाता है एंड आप नोटिस करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर ट्रेट में स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। मुझे पहले लगता था कि शायद अगर आप अपने पार्टनर या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से दोस्ती बनाने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इनफैक्ट मुझे ये भी लगता था कि अगर आप ऑलरेडी पहले फ्रेंड्स थे एंड देन इफ यू कम टुगेदर एज अ कपल तो आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग होने के बहुत चांसेस हैं। हाउएवर मेरे को ओवर टाइम समझ में आया है कि अल्टीमेटली आपको ओपन होना पड़ेगा, आपको वल्नरेबल होना पड़ेगा और आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ता है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। इफ यू जस्ट वेट कि इनफ टाइम गुजरा नहीं है और अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन जाएगी तो कोई गारंटी नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग बनेगी। देयर आर सम वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू कैन डू, जैसा कि आपने बताया कि आप अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने डाउट्स किसी से जब शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा ज्यादा ओपन होते हैं एंड ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो इस चीज को आप लक पे नहीं छोड़ सकते, इस चीज को आप टाइम पे नहीं छोड़ सकते। मुझे लगता है कि यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि आप सामने वाले की तरफ ज्यादा ओपन रहें एंड ऑटोमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, आपकी रिलेशनशिप में एक डीपर मीनिंग आएगा बिकॉज धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें कॉमन गोल आने लगेगा। सागर, उसका कारण भी ये है कि हम अपने रिलेशनशिप से इमोशनल सपोर्ट ढूँढते हैं।
अनलेस आपका रिलेशनशिप आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा है, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकता। एंड इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम कॉन्शियस स्टेप्स लें, ताकि हम वो डीपर मीनिंग निकाल पाएँ उस रिलेशनशिप से। जो दूसरा ट्रेट है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप का, वो है थ्रिल एंड रश। जब मैं थ्रिल और रश की बात करता हूँ, तो वो थ्रिल और रश वही फीलिंग है, जो आपको बटरफ्लाइज़ होती है स्टमक में जब कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। सो वो गुदगुदी हम सभी को बहुत अच्छी लगती है। नई चीज़ें, नॉवेल्टी, कुछ नया फिगर आउट करना, सामने वाला आपको इम्पोर्टेंट फ़ील कराता है। अगर हम में से किसी को भी ऑप्शन दिया जाए तो हम ज़िंदगी भर वैसे ही रहना पसंद करेंगे। बट जैसा कि हमने देखा है कि जैसे-जैसे टाइम पास होता है, वो फीलिंग्स कम होती जाती हैं। आपको वैसी नॉवेल्टी मिलती नहीं है, अब आप फिगर आउट करने के फ़ेज़ में नहीं है, वैसा रश मिलता नहीं है। एंड इसलिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम थ्रिल और रश की फीलिंग एक रिलेशनशिप में बनाए रखें। दैट इज ट्रू चर्चिल एंड आई थिंक दिस इज इजी एज वेल। मैं जिन कपल्स को लुक अप टू करता हूँ उनके बारे में या उनसे मैं जब भी बात करता हूँ तो एक चीज मैं हमेशा सुनता हूँ कि इतना टाइम हो गया है पर दे स्टिल फाइंड सम वे टू सरप्राइज मी। वो अभी भी कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेती है या कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं जिससे मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, मुझे लगता है ओ ये तो पॉसिबल नहीं था एंड सडनली कुछ नया हो जाता है। एंड आई थिंक दिस इज द की हियर कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करना है, बट यू हैव टू रियली लाइक एंड लव द अदर पर्सन टू बी एबल टू फाइंड ऐसी चीजें जो उनको सरप्राइज कर सके, जो आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा थ्रिल ला सके। एंड दिस इज नॉट सिंपली बिकॉज आपको किसी पे इंप्रेशन क्रिएट करना है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में आपको इंप्रेशन क्रिएट करना था, बट जब इंप्रेशन क्रिएट हो चुका होता है एंड आपकी रिलेशनशिप बहुत नॉर्मल हो चुकी होती है, देर इज नो रीजन वाई कि तब भी आप किसी को सरप्राइज नहीं कर सकते, तब भी आप उनके लिए कोई चीज कर नहीं सकते। बिकॉज दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर समवन, जिससे कि उनको भी रिलेशनशिप में रहने में ऐसा लगे कि हाँ दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट, और कहीं ना कहीं वो चीज रिटर्न में आपको भी मिलेगी। सागर, मुझे इनफैक्ट लगता है कि इंप्रेशन क्रिएट करते रहना भी बहुत अच्छा तरीका है रिलेशनशिप में थ्रिल और रश बनाए रखने का। अगर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना है, सो यू वुड कीप कमिंग अप विद गुड स्टफ। आप अच्छी चीज़ें करते रहेंगे, आप उन्हें सरप्राइज करते रहेंगे। इसके अलावा एक और तरीका जो आप यूज़ कर सकते हैं थ्रिल को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखने का, वो ये है कि आप नई चीज़ें और नए एक्सपीरियंसेस ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आपने एक दूसरे को फिगर आउट कर लिया है, दैट डज़ नॉट मीन आपने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। सो आप नए एक्सपीरियंसेस ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब आप नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करते हैं, तो सामने वाला उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सो अगर आप कुछ नया एडवेंचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ अननोन फ़ियर्स निकल के आएँगे, कुछ बेटर ड्रीम्स निकल के आएँगे जब आप बात करेंगे इस बारे में। सो नई चीज़ें ट्राई करना, नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करना, ट्रिप्स पे जाना आर सम ऑफ द ईज़ी वेज़ जिसको यूज़ करके आप थ्रिल की फीलिंग अपने रिलेशनशिप में बनाए रखते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए। पहला तो जैसा कि आपने कहा कि सरप्राइज़ देते रहना चाहिए। यू शुड फाइंड वेज़ जिससे आप सामने वाले को सरप्राइज़ करते रहें, उन्हें छोटे-मोटे सरप्राइज़ देते रहें। ऑल्सो यू शुड अपग्रेड योरसेल्फ। जैसे आप उन्हें सरप्राइज़ देते हैं, आपको उनको सरप्राइज़ होने का भी मौका देना पड़ेगा। व्हेन आई से आपको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, सो आपको नई-नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जब आप नई चीज़ें सीखेंगे तो सामने वाले को आप में फ़िगर आउट करने के लिए नए मौके मिलेंगे। ये नई चीज़ें ज़रूरी नहीं है कोई स्किल हो। आप अपने आप को मेंटली, फ़िज़िकली या इमोशनली भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि मैं गुस्सा करना बंद कर दूँगा। एंड यू वुड बी सरप्राइज़्ड कि सामने वाला उस चीज़ को कितनी अच्छी तरह से नोटिस करता है और इस वज़ह से आपको कितना एप्रिशिएट करता है। सो डेफिनिटली ऐसे छोटे-छोटे मौके ढूँढ के आपको कोशिश करनी चाहिए ताकि आप नॉवेल्टी क्रिएट करते रहें अपने रिलेशनशिप में। एक और तरीका जिससे थ्रिल मेंटेन रहता है रिलेशनशिप में, वो ये है कि जब आप अलग होते हैं, तो आप एक-दूसरे को अकेले टाइम दें। डेविड डिएंजेलो का बहुत अच्छा कोट है व्हिच सेज गिव देम द गिफ्ट ऑफ मिसिंग यू। रफली जो ट्रांसलेट करता है कि एक-दूसरे को मौका दें ताकि वो आपको मिस करें। जब आप एक-दूसरे से थोड़ा-सा दूर होते हैं, तो आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है ये जानने की कि सामने वाला आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और जब आप वापस साथ में आएँगे, तो फिर वापस वही थ्रिल और रश की फीलिंग आती है। हम लोग गलती ये करते हैं कि अब हम कोशिश करते हैं कि हम 24/7 एक-दूसरे से कनेक्टेड रहें। अगर हम एक-दूसरे के साथ हैं, तो हम एक-दूसरे के साथ हैं ही। अदरवाइज़ हम मोबाइल पे, मैसेजेस पे, कॉल्स पे कंटीन्यूअसली एक-दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब हम इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो नॉवेल्टी की फीलिंग ज़ीरो हो जाती है। एंड इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप बैलेंस्ड वे में कनेक्टेड रहें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक-दूसरे से मिलते ही नहीं, एक-दूसरे के बारे में जानते ही नहीं और बात ही नहीं करते। बट ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए कि आप 24/7 कनेक्टेड हैं।
ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस जहाँ पे आप एक दूसरे के फियर्स और ड्रीम्स भी जान पाते हैं एंड ऑल्सो इतना ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं है कि नॉवेल्टी की फीलिंग बिल्कुल खत्म हो जाए। आई थिंक इट टेक्स अ रियली मैच्योर पर्सन टू लेट गो ऑफ समवन। एंड जब मैं लेट गो की बात कर रहा हूँ तो व्हाट आई मीन इज कि आपको मालूम है कि ऑफ कोर्स दे आर विथ यू एंड दे आर गोना कम बैक टू यू ओनली। पर जब वो आपसे थोड़ा दूर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट देम बी। और आपको भी अपनी लाइफ में बिजी रहना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ का सिंपल गोल ये है कि सामने वाला क्या कर रहा है, या आप जनरली सिर्फ इसमें ही इंटरेस्टेड रहते हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा या वो आपको अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, तो बहुत चांसेस हैं कि आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसमें आप प्रॉपरली बिजी नहीं है, या उसमें आपका मन उतना लगता नहीं है। सो दैट इज अ गुड साइन जब आपको देखना चाहिए कि व्हाट कैन यू चेंज इन योर लाइफ सो दैट योर लाइफ स्टेज इंटरेस्टिंग, और पूरे समय आपको ये नहीं लगता रहे कि सामने वाला क्या कर रहा है। इसके अलावा सचिन, आपने जो कहा उससे मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर आपको लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो रहा है या कुछ नया नहीं हो रहा है, तो चांसेस आर कि आप बहुत शेयर्ड एक्सपीरियंसेस नहीं ले रहे हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एक रूटीन में फंस गए एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग आउटसाइड ऑफ योर रूटीन। और ये बहुत आसान होता है क्योंकि जैसे ही कोई रिलेशनशिप पुरानी हो जाती है तो हम एक सर्टेन रूटीन में बंध जाते हैं, हम उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट जस्ट स्टेज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और इसलिए उसकी तरफ अटेंशन कम हो जाता है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो किसी के साथ, तो दैट यूजुअली मीन्स कि आप शेयर्ड एक्सपीरियंसेस भी नहीं ले रहे हो। तो जैसा कि चर्चिल ने बताया, यू कैन स्टार्ट ट्रैवलिंग मोर, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग मूवीज। एंड व्हेन आई से वॉचिंग मूवीज, मेरा मतलब ये नहीं कि आप मॉल में जाइए और मूवीज देखिए, पर कोई ऐसी मूवी देखिए जो आप यूजुअली कभी नहीं देखेंगे। कोई ऐसी मूवी देखिए जिसको माना जाता है कि वो बहुत पॉपुलर है, बट आप दोनों ने कभी देखी नहीं है, उस टाइप की मूवी कंसिडर नहीं करिए। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि मूवी देखना एक बहुत ही नॉर्मल एक्सपीरियंस है, बट इस टाइप की कोई अलग तरह की मूवी देखना या कोई कॉन्सर्ट अटेंड करना या कहीं बाहर जाना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, एंड दैट कैन बिकम योर शेयर्ड एक्सपीरियंस जो आपको पास लेके आता है। सागर आपने जो पॉइंट किया उसी में ऐड करते हुए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जब नॉवेल्टी की फीलिंग कम हो जाती है तो हमें थोड़ा-सा क्रिएटिव होने की ज़रूरत पड़ती है। सो हो सकता है कि आप कुछ बातें अपने पार्टनर के बारे में जानते हो, जो कि सरफेस लेवल थिंग्स हो। पर अगर आप चाहते हैं कि वो थ्रिल की फीलिंग बनी रहे, तो आपको ज़्यादा क्यूरियस होना पड़ेगा। आपको छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी और वो छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस करके उनको सरप्राइज़ में ऐड करना पड़ेगा। सो अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर को किसी पर्टिकुलर फ्लावर की स्मेल बहुत पसंद है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। अगर आपको पता है कि उसको किसी पर्टिकुलर एक्टर की मूवीज़ बहुत पसंद है, तो आप उसको नोट कर लीजिए और ऐसे करके आप मल्टीपल चीज़ों को नोट कीजिए और इंडिविजुअली तो आपने ये सब चीज़ें उनके लिए की होंगी, बट अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो आप इन सभी चीज़ों को एक साथ वीव कर दीजिए एंड दैट वुड क्रिएट अ इमोशन जो अनपैरेलल्ड होगा। क्योंकि हमने इंडिविजुअल चीज़ें पहले-पहले की थी, अब हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है कि हम ज़्यादा क्रिएटिव होके उन सबको वीव करके एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट करें एंड दैट इज़ अनदर वे जिसको यूज़ करके आप थ्रिल मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेट हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप में होता है, वो होता है इंटिमेसी। किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप में इंटिमेसी होती है एंड इंटिमेसी से आई डू नॉट मीन जस्ट सेक्सुअलिटी। आई ऑल्सो मीन कि आप एक दूसरे को कितना टच करते हैं, आप कितना हग्स देते हैं, कितने किसेस करते हैं, आप कितनी बार हैंड होल्ड करते हैं। ये सब चीज़ें भी डिफाइन करती हैं कि आपकी इंटिमेसी कितनी अच्छी है। एंड जैसे-जैसे रिलेशनशिप आगे प्रोग्रेस करता है, टैबू थिंग्स भी नॉर्मल हो जाती हैं। तो इंटिमेसी क्रिएट करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है। बट ऐसा नहीं है कि सस्टेन्ड रिलेशनशिप्स में या लॉन्ग रिलेशनशिप्स में इंटिमेसी क्रिएट नहीं की जा सकती। आपको बस थोड़ा-सा माइंडफुल होने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ सागर आपके साथ। ओके। और हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं, वो भी इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर सकते हैं कि कैसे आप माइंडफुल होके इंटिमेसी क्रिएट कर सकते हैं। सागर मैं चाहता हूँ कि आप अपना राइट हैंड लें और लेफ्ट हैंड के पाम पे रब कर दें बस। ओके। कुछ वियर्ड फील नहीं हुआ होगा, आपको बहुत नॉर्मल सी फीलिंग है क्योंकि हम अपने आप को रेगुलरली भी जनरली टच करते रहते हैं। पर अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आँखें बंद करें और अपने पाम के ऊपर के एरिया को इमेजिन करें अपनी आँखों के अंदर और फिर जेंटली अपने दूसरे हाथ की फिंगर्स उसके ऊपर हल्के से मूव करें एंड यू वुड फील अ डिफरेंट सेंसेशन। इस बार टिंगलिंग की फीलिंग ज़्यादा थी, इस बार थोड़ा-सा आपको मज़ा ज़्यादा आया, आपने नोटिस ज़्यादा किया एंड दैट इज़ व्हाट बीइंग माइंडफुल इन अ रिलेशनशिप मीन्स। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। एंड जब मैं बोलता हूँ कि आपकी इंटीमेसी हमेशा बनी रह सकती है, तो दैट इज़ व्हाट आई मीन।
आप अपने आप को प्रेज़ेंट रख के, पूरा उस मोमेंट में रख के, माइंडफुली थिंक्स करके इंटीमेसी बनाए रख सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि थोड़ा-सा टच चेंज करने से और थोड़ा-सा प्रेज़ेंट रहने से आपके अपने हाथ की फीलिंग कितनी चेंज हो जाती है। एंड दिस जस्ट मेड मी रियलाइज़ कि जब यही चीज़ आप अपने पार्टनर के साथ करेंगे, तो उनको कितना अच्छा लगेगा, उनको कितना डिफरेंट लगेगा एवरी टाइम दैट यू टच देम, एवरी टाइम दैट यू बी क्लोज टू देम। और मुझे लगता है इंटीमेसी इज़ अनदर वन ऑफ दोज़ थिंग्स जो बहुत अच्छा साइन होती है किसी भी रिलेशनशिप की हेल्थ का। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं जा रही है, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आप में इंटीमेसी भी कम हो गई होगी। एंड द ग्रेट थिंग इज कि आप इसका रिवर्स अपने लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ लिटिल इंटीमेसी टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर रिलेशनशिप एज वेल। तो ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है, मुझे लगता है। डेफ़िनेटली सागर ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर में जो-जो अच्छी क्वालिटीज़ आपको लगती हैं, जो-जो फ़िज़िकल ट्रेट्स आपको बहुत पसंद है, उनकी रेडिएंट स्माइल, उनके लंबे और सुंदर बाल, ये सभी कुछ नोटिस करके आप लिख के रख सकते हैं। होता ये है कि हम डेली रूटीन में एक-दूसरे को हर कंडीशन में देखने के आदी हो जाते हैं। तो जब वो सुबह उठते हैं, उनके बिखरे हुए बाल या जब वो काम करके आते हैं, तो जब वो स्वेट से भरे हुए होते हैं, उस तरीके से। तो इससे थोड़ा-सा सेक्सुअलिटी कम होती है, बट उसको मेंटेन करने का तरीका ये है कि आप उनकी सभी अच्छी चीज़ों को नोटिस करें। किस दिन वो बहुत अच्छे लगे थे, वो कितने प्यारे दिखते हैं, उनके बाल कितने अच्छे हैं, उनकी आँखें कितनी सुंदर है। जब आप इन सारी छोटी चीज़ों को एक जगह लिख के रखते हैं और हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार कुछ 1 या 2 मिनट कॉन्शियसली उन पे नोटिस करने की कोशिश करते हैं। सो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर का पैशन हमेशा बना रहता है। और आपको लगता है कि ऐसा कौन करता होगा, ये करने की क्या ज़रूरत है? हम किसी को अगर पसंद करते हैं, तो हम उनको पसंद करते ही हैं। बट यू विल बी वेरी सरप्राइज़्ड ऑफ द पावर ऑफ राइटिंग समथिंग डाउन लाइक दिस। अगर आप एक लिस्ट बनाएँ जिसका नाम आप रख सकते हैं ऑल द थिंग्स आई लव अबाउट, या ऑल द थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी अबाउट, या कीप मी एक्साइटेड अबाउट सो एंड सो। तो उस लिस्ट में आप जैसे-जैसे चीज़ें लिखते जाएँगे, एंड एज़ यू नो मेरा प्रेफ़रेंस हमेशा होता है कि आप एक्चुअली लिखें रादर दैन टाइपिंग। तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। व्हेन यू गो बैक एंड रीड हिम, तो आपको ऑटोमैटिकली सामने वाले पर्सन के लिए थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स आएँगी। इनफैक्ट अगर आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं या किसी से आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो गोइंग बैक टू दैट लिस्ट विल मेक यू रिमेंबर कि आप एक्चुअली उस पर्सन से कितना प्यार करते हैं, एंड दिस इज़ जस्ट अ फेज़ दैट इज़ कमिंग इन बिटवीन। सो सागर बेसिकली ये तीनों फीलिंग्स बड़ी ज़रूरी होती हैं किसी भी रिलेशनशिप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाए रखने के लिए। हम गलती ये करते हैं कि हम किन्हीं 1 या 2 फीलिंग्स में तो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बट बाकी फीलिंग्स मिसिंग रहती हैं एंड हम सोचते हैं कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स इतने क्यों होते हैं, हम सैटिस्फाइड क्यों नहीं है रिलेशनशिप में। सो आपको नोटिस करना है और देखना है कि कौन-सी फीलिंग आपके रिलेशनशिप में कम है और उसे फिक्स करने की कोशिश करनी है। जब कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तो आप नोटिस करेंगे कि लोग थ्रिल में और इंटीमेसी में तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट उनके अंदर डीपर मीनिंग नहीं होता है। तो जब वो ट्रिप्स पे गए होते हैं या जब वो मस्ती कर रहे होते हैं या पार्टी कर रहे होते हैं, तब तो वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। बट जब वो नॉर्मल लाइफ में रहते हैं या कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं कर रहे होते हैं, तो वो या तो झगड़ रहे होते हैं या उनके पास कुछ होता नहीं है। एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़, उनके अंदर कोई डीपर मीनिंग नहीं है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थ्रिल और इंटीमेसी में अच्छे हैं एंड आपका डीपर मीनिंग कम है, सो यू शुड ट्राई एंड वर्क ऑन द पार्ट कि आप अपने अंदर फ्रेंडशिप की फीलिंग कल्टिवेट करें, आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। एंड अ वेरी सिंपल वे जिसके थ्रू आप तीनों चीज़ों को, तीनों फीलिंग्स को अपनी लाइफ में कल्टिवेट कर सकते हैं, इज़ टेकिंग कॉमन एक्सपीरियंसेस। अगर आपको कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है कॉमन एक्सपीरियंसेस लेने की, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। इट कैन बी ट्रैवल, इट कैन बी लर्निंग अ न्यू स्किल लाइक डांसिंग, या आप कोई स्पोर्ट्स साथ में खेल सकते हैं। बट जब तक आप कोई कॉमन एक्सपीरियंस ले रहे हैं, यू कैन बेट कि आप तीनों फीलिंग्स में बेटर होते जाएँगे। जब आप कोई कॉमन एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आप अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपने ड्रीम्स, अपने फ़ियर्स शेयर करते हैं अपने पार्टनर से। कोई कॉमन एक्टिविटी में थ्रिल तो होता ही है, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अपॉर्च्युनिटी टू कम क्लोज टू योर पार्टनर। सो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी से, तो सबसे आसान तरीका है कि आप कोई भी कॉमन चीज़ साथ में करना चालू कर दीजिए और आप नोटिस करेंगे कि आप तीनों में एक साथ थोड़ा-थोड़ा बेटर होते जा रहे हैं। सो चर्चा यहाँ से कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में क्लियर बात करना, क्लियरली कम्युनिकेट करना और एक दूसरे से बातें करते रहना कितना ज़रूरी होता है, उसका रोल क्या होता है, एंड कैसे आप अपनी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं। सागर एज़ ह्यूमन्स मुझे लगता है कि हम 2 फीलिंग्स को बड़ा क्रेव करते हैं,
एंड पहली है सिग्निफिकेंस और दूसरी है लव एंड कनेक्शन। हम ये फीलिंग्स दुनिया से तो सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करते ही हैं। हमको हर रिलेशनशिप जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, उसमें सिग्निफिकेंस चाहिए या कनेक्शन की फीलिंग चाहिए। बट जब इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात आती है, तो हम ये फीलिंग्स को ज़्यादा क्रेव करते हैं एंड इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस बड़ी बढ़ जाती है। क्योंकि कम्युनिकेशन इन दोनों फीलिंग्स को एक साथ फुलफिल करने में हेल्प करता है। बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करें। हम अपने पार्टनर से किस तरह से बात करते हैं, कितनी बात करते हैं और किस क्वालिटी की बात करते हैं। ये तीनों चीज़ें डिफाइन करती हैं कि सामने वाला कितना कनेक्शन फील करेगा और उसे कितना इंपॉर्टेंट फील होगा उस रिलेशनशिप में। एंड चर्चिल, आई थिंक ये फील कराने का शायद सबसे आसान तरीका है द होली ट्रिनिटी। एंड जिस चीज को मैं होली ट्रिनिटी बोलता हूँ, दोज आर थ्री वेरी सिंपल वर्ड्स: सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज। ये तीन शब्द मुझे लगता है अगर आप अपनी लाइफ में जनरली यूज करते हैं एंड स्पेशली अपनी क्लोज रिलेशनशिप में यूज करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उस रिलेशनशिप में बेटर कम्युनिकेट करने लग जाते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप जिससे रोज मिलते हैं, जिससे रोज बात करते हैं, उसको आप किसी चीज के लिए प्लीज कहिए या किसी चीज के लिए सॉरी कहिए। इनफैक्ट बहुत बार मूवीज में भी और रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में भी हम ये बोलते हैं कि अरे यार, अपने में सॉरी थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, जो कहने के लिए बहुत अच्छी बात है, बट इन प्रैक्टिस वो आपका काफी नुकसान कर सकती है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप किसी से सॉरी या प्लीज या थैंक यू कहते हैं, तो यू शो अ जनरल लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से थोड़ा गुस्सा होते हैं, थोड़ा सा खफा होते हैं, और फिर भी आपको उनसे कोई काम होता है, उनसे आप बात करना चाहते हैं। अगर आप प्लीज, सॉरी और थैंक यू यूज कर रहे हो, तो उनसे कम्युनिकेशन वापस स्टार्ट करने में आपको ज्यादा आसानी होती है, आप क्लियरली अपनी बात बोल पाते हो, आपको अजीब नहीं लगता। एंड इन रिटर्न जब वो आपको किसी चीज के लिए सॉरी, प्लीज या थैंक यू बोलते हैं, तो आपको उनको माफ करना आसान लगता है, आपको उनके लिए कोई चीज कर देना आसान लगता है, एंड सो ऑन। तो इसको मैं हमेशा होली ट्रिनिटी बोलता हूँ, और मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं इसको अपनी हर रिलेशनशिप में यूज करूँ। इनफैक्ट मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ने एक पैक्ट बनाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, कि नो मैटर हम कितने बुढ़े हो जाए, हम हमेशा एक दूसरे को सॉरी, थैंक यू और प्लीज कहते रहेंगे। वी हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट नाउ, एंड वी होप टू डू इट फॉर द नेक्स्ट decades to come. सागर, इस होली ट्रिनिटी की इंपॉर्टेंस इसलिए भी हो जाती है कि सामने वाले को ग्रांटेड फील ना हो। कई बार ऐसा होता है जैसे जैसे रिलेशनशिप मैच्योर होता जाता है, आप पर्सनली सामने वाले को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और कई बार सामने वाला खुद ग्रांटेड फील करने लग जाता है, भले ही आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तब भी। सो इन तीनों वर्ड्स के यूज से आप एक चीज़ तो एस्टैब्लिश कर देते हैं कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं और उसे ग्रांटेड नहीं लेते हैं। एंड इसलिए मुझे भी लगता है कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप में अच्छी कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए एक लिसनर होना बड़ा ज़रूरी है। एंड इस पर्टिकुलर चीज़ से मैं बड़ा स्ट्रगल करता हूँ। पर्सनली मुझे बात करने की बहुत आदत है और जिस इंसान को बोलने की बहुत आदत होती है, उसे सुनने में काफ़ी तकलीफ होती है। बट आपको नोटिस करना होगा कि अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चलाना है, तो आपको सामने वाले को उतना ही अटेंटिवली लिसन करना भी बड़ा ज़रूरी है। एंड उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हर इंसान को कनेक्शन और सिग्निफिकेंस फील करने के लिए अपने आप को शेयर करने की ज़रूरत होती है। बट अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हैं और आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, तो सामने वाले को आपसे वो कनेक्शन और वो सिग्निफिकेंस की फीलिंग नहीं आएगी। सो बड़ा ज़रूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर भी बने और सामने वाले को अटेंशन दें और उसकी बात बोलने का मौका दें। आपने अपना एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया चर्चिल। आई नो कि आप बहुत ही नेचुरल स्पीकर हैं एंड यू लाइक टू स्पीक अ लॉट। एंड मैं नेचुरली बहुत अच्छा लिसनर हूँ, या मेरे को लिसन करना ज़्यादा आसान लगता है, एंड दैट हैज़ बीन द कोर ऑफ आवर फ्रेंडशिप एज वेल। बट मैंने देखा है कि ओवर टाइम इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो लिसन करता है वो भी अपनी बात रखे और अपनी बात कहने लगे। एंड आई थिंक इट शोज द डेप्थ ऑफ आर रिलेशनशिप, कि मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ आपसे कहने में कि भाई कुछ देर के लिए रुकना, मुझे कुछ बोलना है। एंड दैट इज द टाइम दैट यू आर एबल टू लिसन इन वेन एवर आई वॉन्ट टू टॉक। तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी इंटीमेट रिलेशनशिप में भी। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपको उतना नहीं सुनता है, तो यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग अप, और वहां पे आप प्लीज, सॉरी, थैंक यू यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, हे आपको एक बात बतानी थी, या आप बोल सकते हैं, हे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या आपके पास थोड़ा समय है। जब आप ये बोलेंगे तो आप क्वालिफाई कर रहे हो ऑलरेडी कि इट इज योर टर्न टू स्पीक। तो ऐसा हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में यूजली यू आर द लिसनर, और आपको अपनी बात रखने के लिए किसी को स्पेसिफिकली बोलना पड़े। बट दैट इज पार्ट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, दैट इज पार्ट ऑफ ब्रिंगिंग अ डीपर कनेक्शन, कि आप अपनी बात रखते हैं और सामने वाले को अपनी बात सुनने का भी मौका देते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट कन्वर्सेशन। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोली हुई बातें नहीं होती हैं। कम्युनिकेशन में वर्बली बोली हुई चीज़ें, नॉन वर्बल चीज़ें, आपकी टोनालिटी, लिखी हुई चीज़ें, टच, ये सब भी काउंट करती हैं। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपका पार्टनर आपसे बोलता है कि आई एम ओके, कई बार उसकी आवाज़ की टोन सुन के आपको समझ आ जाता है कि वो ओके नहीं है। एंड अगर आपको चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहे, तो आपको ये चीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेगी और उसका सबसे आसान तरीका है कि आप प्रेज़ेंट रहें। अगर आप इन द मोमेंट हैं, उन्हें अपना पूरा अटेंशन दे रहे हैं और वो आपके लिए उस मोमेंट की प्रायोरिटी है, तो आप उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को भी ले पाएँगे और आपका कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन से ज़्यादा ऊपर उठ के एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बन पाएगा। सो जब भी आप उनके साथ हैं और आप उनके साथ ही हैं, तो बी प्रेज़ेंट। अगर आप बेड में उनके साथ हैं, तो अपने मोबाइल को अलग रख दीजिए। अगर आप डिनर पे गए हुए हैं, तो मेक श्योर कि आपका सारा फ़ोकस और अटेंशन उन्हीं पे है और इस सिंपल से हैक से आप अपने कम्युनिकेशन को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड आई थिंक चर्चिल इसमें एक दूसरी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर रहती है कि जब भी आप अपनी बात रख रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू दैट विद एंगर या आप एक कंप्लेंट की टोन में यूजली बात ना करें। डेफिनेटली सामने वाला जो भी करेगा कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा ही पसंद आए। ऐसा कई बार होता है कि सामने वाला कुछ करता है जो आपको पसंद नहीं आता एंड यू रियली वॉन्ट देम टू नो अबाउट इट। पर अगर आप थोड़ा समय लें, इफ यू लेट इट बॉयल इनसाइड यू लिटिल बिट, तो आप थोड़ा शांत होने के बाद सामने वाले से बात कर सकते हैं। एंड यू विल नोटिस कि अगर आप शांति से कोई बात कहते हैं तो सामने वाला आर्ग्यू नहीं करता, खुद को सही प्रूव करने की कोशिश नहीं करता या लॉजिक देने की कोशिश नहीं करता कि उसने क्यों किया। इंस्टेड वो ट्राई करता है कि वो आपको अपना पर्सपेक्टिव बताए एंड दे रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव एज वेल। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बेटर करना चाहते हैं तो आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप बिना एंगर के और बिना कंप्लेंट वाली उस टोन को यूज किए उस चीज को करें। एक और चीज़ सागर मैंने नोटिस की है कि जब आप एक रिलेशनशिप में ज़्यादा लंबे समय तक होते हैं, तो आपके बीच में कॉमनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं एंड क्योंकि कॉमन चीज़ें ज़्यादा होने लग जाती हैं, तो उनमें गलतियाँ भी ज़्यादा होने लग जाती हैं। और जब गलतियाँ ज़्यादा होने लग जाती हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका सारा कम्युनिकेशन सिर्फ़ गलतियों के बारे में ही होता है। आप बात करते हैं कि तुम आज लेट आए थे, तुमने ये नहीं किया, मैंने तुमको वो काम बताया था और वो पूरा नहीं हुआ। एंड इस साइकिल को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। एक बहुत ही सिंपल तरीका आप इस पूरी नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करने का जो यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपनी सारी कंसर्न्स को बैच कर लें। आप और आपका पार्टनर, मे बी वो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो या आपका हस्बैंड या वाइफ हो, एक टाइम और प्लेस डिसाइड करें कि हर ट्यूसडे को हम अपनी कंसर्न्स बताते हैं एंड हम उसी टाइम पे अपनी कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। तो इससे होगा ये कि आपके पूरे हफ्ते का कम्युनिकेशन तो अच्छा है एंड जब आपको प्रॉब्लम शेयर करने का टाइम आएगा, तो आप देखेंगे कि सामने वाला ज़्यादा रिसेप्टिव है, ज़्यादा ओपन है लिसन करने के लिए क्योंकि वो प्रिपेयर्ड होके आया है कि हाँ, अभी उसे बताया जाएगा कि उसने क्या गलत किया है एंड वो सुनेगा। सो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप नोटिस करेंगे कि आपकी बाकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी हो गई है एंड जब प्रॉब्लम्स बताने की बारी आई है, तो सामने वाला चिढ़ नहीं रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ इस तरीके से बैचिंग करने से होती है, वो ये है कि जब आप बैचिंग करते हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को कुक होने का टाइम मिलता है। सो आप नोटिस करेंगे कि इन द मोमेंट आपको कोई चीज़ बहुत बड़ी गलती लग रही है, बट अगर 4 दिन निकल गए हैं और आप उस बारे में सोचते हैं, तो आपको लगता है कि वो इतनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी। सो इससे होता ये है कि आप रियल कंसर्न्स ही सामने वाले तक लेके जाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जब आप हर मौके पे ही कोई चीज़ बोल देते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन ही गलतियाँ बताई जा रही हैं और पूरे दिन में ही प्रॉब्लम्स गिनाई जा रही हैं। बट जब आप बैच करते हैं, तो आपकी रियल कंसर्न सामने वाले तक जाती हैं एंड क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कंसर्न सामने वाले तक जा रही हैं, ही ऑल्सो गेट्स मोर रिसेप्टिव और वो ज़्यादा बेटर तरीके से उन्हें हैंडल करता है। आपका ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा चर्चिल कि यू कैन सेट अ टाइम एंड प्लेस जब आप एक दूसरे से कंप्लेंट करते हैं या एक दूसरे को बताते हैं कि आपको क्या क्या तकलीफ है एंड सो ऑन। क्योंकि इससे ये होता है कि सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल सही रहते हैं और आपके एक्सपेक्टेशन सही रहते हैं। आपको पता होता है कि कब आपकी क्लास लगने वाली है और उसके अलावा बाकी समय आप शांत रह सकते हैं, कामली बिहेव कर सकते हैं और एक दूसरे से हेल्दी तरीके से बात कर सकते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड सचिन? सागर एक और चीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अच्छा रहे, तो हमें अपने कंसर्न्स को प्रॉपर तरीके से वर्ड करना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम अपनी कोई भी कंसर्न को ताने की तरह दूसरे पे फेंक के मारेंगे, तो वो उसे अच्छे तरीके से रिसीव नहीं करेगा।
बट अगर उसी कंसर्न को हम प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से बोलेंगे, तो चांसेस कि उसको रिसीव करेगा और उस पे एक्ट करेगा काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जस्ट एज़ एन सिंपल एग्ज़ाम्पल, ये बोलने की जगह कि तुम तो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते हो कभी, आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि मेरे माइंड में ये स्टोरी चल रही है कि आपका ध्यान कहीं और है। सिंपल वर्ड्स चेंज करने से सामने वाला जज्ड होने की फीलिंग से बच जाता है। और जब वो जज होने की फीलिंग से बच जाता है और वो ये सोचता है कि आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा है, तो उस पे प्रॉपर रिप्लाई देने की कंडीशन में होता है। अगर उसे लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो वो बेटर तरीके से एक्ट करने की कोशिश करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम गलती ये करते हैं कि हम हमेशा कमियाँ बताते रहते हैं। हम ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि सामने वाला क्या कम कर रहा है, रेदर देन ये बताने की कि हम ज़्यादा क्या चाहते हैं। सो आप कमियाँ बताने की जगह ये भी बता सकते हैं कि आप ज़्यादा क्या चाहते हैं। सो अगर सामने वाला टाइम नहीं दे रहा है, ये बोलने की जगह कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है या तुम तो कभी टाइम देते ही नहीं हो, आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि मुझे आपसे ज़्यादा टाइम चाहिए। दोनों चीज़ें कम्युनिकेट एक ही चीज़ कर रही हैं, बट जब आप सिंपल पॉजिटिव टोन में उसे बोलते हैं, तो सामने वाले के चिढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और आप नोटिस करेंगे कि वो पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए ज़्यादा आतुर रहता है, अगर आपने उस चीज़ को पॉजिटिवली वर्ड किया है तो। दैट इज सच अ ग्रेट इनसाइट सचिन। मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब आपने बोला कि हम ये तो बताते हैं कि कमियां क्या है पर ये नहीं बताते कि हमें ज्यादा क्या चाहिए। एंड सच अ स्लाइट डिफरेंस कि हम क्या बोल रहे हैं और उससे उस चीज की फीलिंग में कितना डिफरेंस आ जाता है। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। एंड मुझे लगता है हमारे कल्चर में अक्सर बोला जाता है कि लड़कियां जो भी बोल रही हैं या फीमेल्स जो भी बोल रही हैं वो एक्चुअली मीन नहीं करती, वो उसके पीछे कुछ और फील कर रही होती है और सिर्फ वही चीज आपको गेस करनी है। बट मुझे लगता है दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मेन इक्वली। लड़के भी एग्जैक्टली ऐसा बिहेव करते हैं बट हम सिंपली इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते। सो देयर नीड्स टू बी सम मेच्योरिटी एंड यू हैव टू नो कि आप जब आर्ग्यूमेंट कर भी रहे हैं किसी से तो डू यू नो व्हाट आर यू आर्ग्यूइंग फॉर। इज इट द सरफेस लेवल आर्ग्यूमेंट जो आपको सच में बॉदर कर रहा है या देर इज समथिंग डीपर, कुछ आप फील कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही है। कई बार हम किसी से झगड़ते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमने झगड़ा किया क्यों था, वो झगड़ा स्टार्ट कहाँ हुआ और झगड़ा खत्म कहाँ हुआ और इतना समय हमने वेस्ट क्यों किया। अगर हम उसको एनालाइज करेंगे तो इस टर्म्स में हमें समझ में आएगा कि हम शायद किसी चीज की कमी फील कर रहे थे और वो चीज हमें ज्यादा चाहिए थी। इस तरह से इफ यू आर एबल टू क्लैरिफाई आवर फीलिंग्स टू आवरसेल्व्स तो हम वही चीज सामने वाले को भी बता पाएंगे। सो चर्चिल फार एज कम्युनिकेशन गोज हमने बहुत सारी बात करी। अगर कोई ये चाहता है कि वो सामने वाले को पूरे ट्रस्ट के साथ अपनी फीलिंग्स बोल सके विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट, व्हाट डू यू थिंक कि वो क्या कर सकता है इसके लिए। सागर, ट्रूली अपनी फीलिंग्स बता पाना बड़ा ही ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में डीपर मीनिंग लेके आने के लिए। हम सभी गलती ये करते हैं कि हम सभी एक आर्मर पहने हुए हैं, क्योंकि हम वल्नरेबल नहीं फील करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि सामने वाला हमें हर्ट कर सके और इसलिए हम आर्मर का बोझ अपने रिलेशनशिप पर डालते रहते हैं। बट आप देखेंगे कि उस आर्मर की वजह से आपका रिलेशनशिप ड्रैग करता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते उस रिलेशनशिप में। तो एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप वल्नरेबल हो, आप ओपन हो और हो सकता है कि कभी-कभी आपको हर्ट भी हो इस वजह से। बट जब तक आप उस आर्मर का बोझ लेते हुए चलेंगे, आप कभी भी अपने रिलेशनशिप को तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप इस तरह की फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं वो डेवलप होती जाती हैं, वो बढ़ती जाती हैं और बिल्ड होती जाती हैं और किसी दिन वो बर्स्ट होंगी। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम हेल्दी तरीके से सारे कंसर्न्स, भले ही उस मोमेंट पे वो थोड़ा-सा हर्ट करें, सामने वाले को ज़रूर बताएँ। ऑल्सो ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप कोई चीज़ें सामने वाले को बताने में हिचक रहे हैं, तो उसके पीछे आपके एक्चुअल फ़ियर्स क्या हैं? आपको क्या लगता है कि क्या हो जाएगा जिस वज़ह से आप उन चीज़ों को नहीं बता पा रहे हैं? और अगर आपके अंदर इस तरह के कोई फ़ियर्स हैं, तो आप उन्हें एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिए। एंड वन फाइनल लास्ट थिंग, आपको क्लियरली और कंप्लीटली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है और इसके लिए एक छोटी-सी टेम्पलेट है। अगर आप इन वर्ड्स में अपनी कंसर्न्स को कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएँगे। आई फील एक्स अबाउट वाई एंड आई वांट ज़ेड। तो आपको एक्स, वाई और ज़ेड तीनों चीज़ों के बारे में बहुत क्लियर होना है। आप क्या फ़ील कर रहे हैं, किस बारे में और आपको क्या चाहिए। जब तक आपका कम्युनिकेशन ये सिंपल टेम्पलेट फ़ॉलो कर रहा है, आप ये मान सकते हैं कि सामने वाला उसे बेटर तरीके से रिसीव करेगा। दैट इज अ वेरी पावरफुल एंड रियली इजी टू यूज टेम्पलेट एट द सेम टाइम। मुझे लगता है कि इसको यूज करके आप अपनी कोई भी कंसर्न सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
एंड चर्चिल, जो आप कह रहे थे कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए, आई से कि इसका रिवर्स भी ट्रू है। आपको रेडी रहना चाहिए कि सामने वाला आपसे अपनी कोई भी कंसर्न शेयर कर सकता है विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट। तो नॉट ओनली आपको अपनी बातें क्लियरली रखनी है, बट आपको सामने वाले के लिए भी एक सेफ स्पेस बनानी चाहिए। एंड यू कैन डू दैट बाय सिंपली लिसनिंग टू देम मोर। एंड जब भी वो आपसे कोई बात कहें तो उसकी तरफ आप थोड़ा शांति से रिएक्ट करें, इवन इफ स्टार्टिंग में वो थोड़े एंगर के साथ या कंप्लेन की टोन में आपसे बात करते हैं। जब आप ये करेंगे तो उनको समझ में आएगा धीरे धीरे कि उनको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, आप उनकी बात एक्चुअली सुनते हैं। एंड विद दैट चर्चिल, लेट्स मूव टू आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि आई थिंक हर रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट होता ही है। एंड बहुत लोग तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में ही बात करते हैं एक दूसरे से। तो आप किस तरह से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से डिसएग्रीमेंट्स पे काम कर सकते हैं और एक दूसरे की बात क्लियरली समझ के साथ में काम कर सकते हैं? सागर, अपने यहाँ हिंदी में एक कहावत है कि अगर दो बर्तन होंगे तो आवाज तो होगी। सो बेसिकली अगर दो इंडिविजुअल्स एक रिलेशनशिप में हैं और वो एक साथ रहते हैं या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, सो देर आर बाउंड टू बी डिसएग्रीमेंट्स, देर आर बाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट्स। और आप नोटिस करेंगे कि जब रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स होती है तो हमारे अंदर का ब्रूसली निकल के बाहर आ जाता है। ब्रूसली का एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ योर अपोनेंट ब्रूजेस योर स्किन, स्मैश इनटू हिज फ्लैश, इफ ही स्मैशेस इनटू योर फ्लैश, ब्रेक हिज बोन्स। और हम रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स में यही करते हैं। हम सामने वाले ने जितना किया है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। और उसका कारण ये है कि हम एज ह्यूमन तीन कॉमन फीलिंग्स हमेशा चाहते हैं। फर्स्ट इज अप्रूवल, सेकंड इज कंट्रोल एंड थर्ड इज सिक्योरिटी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ वायलेट होती है, सो हमारा एमिगडेला, हमारे प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स जो कि हमारे सोचने समझने की क्षमता है, पे ओवर पार कर देता है और हमारे अंदर का ब्रूसली निकल के बाहर आ जाता है जो सामने वाले को सिर्फ तबाह कर देना चाहता है। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम कंट्रोल अपने हाथ में लें। आप वो कंट्रोल कोशिश करते हैं सामने वाले को हरा के लेने की, बट आप नोटिस करेंगे जब आप सामने वाले को हराने की कोशिश करते हैं तो आर्ग्यूमेंट और बढ़ता जाता है, क्योंकि सामने वाला भी लैक फील करता है उन्हीं तीन चीज़ों की जिसका आप लैक फील कर रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड हेल्दी वेज टू टेक बैक योर कंट्रोल। पर्सनली मैं जो चीज़ करता हूँ, अगर मेरा कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है या मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं रूम अरेंज करना चालू कर देता हूँ, मैं डिशेस करना चालू कर देता हूँ। एंड दिस इज़ वन सिंपल वे जिससे मुझे कंट्रोल में होने की फीलिंग होती है। एंड जैसे ही मैं कंट्रोल में होने की फीलिंग वापस लेके आता हूँ अपने अंदर, मैं अब कॉन्शियसली सोच पाता हूँ, मैं सोच और समझ पाता हूँ कि क्या चीज़ मेरे रिलेशनशिप के लिए अच्छी है और फिर मैं वो कर पाता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप किसी भी झगड़े को कम करने की या किसी भी आर्ग्यूमेंट को रोकने की है कि आप अपने आप को कंट्रोल में लेके आएँ। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफ़ाई करें हेल्दी वेज़ जिससे आपको कंट्रोल में फ़ील होता है। मेरे लिए वो रूम ऑर्गेनाइज़ करना है, आपके लिए वो कुछ और हो सकता है। दैट इज बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड योर ओन पर्सनल स्पेस। अगर आप बहुत गुस्से में हैं या आपको सामने वाले से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने का मन हो रहा है, तो आप थोड़ा समय अलग ले सकते हैं ये समझने के लिए कि एक्चुअली आप फील क्या कर रहे हो। तो आई थिंक जब आप डिशेस करते होंगे या रूम अरेंज करते होंगे, दैट इज योर टाइम ऑफ बीइंग अलोन एंड ट्राइंग टू क्लियर आउट योर थॉट्स। इसके अलावा आप रन पे जा सकते हैं, आप फटाक से पुशअप्स कर सकते हैं अपना माइंड चेंज करने के लिए, या थोड़ी देर के लिए शांति से मेडिटेट कर सकते हैं। आपका मेथड आपके लिए डिफर करेगा। यू हैव टू ट्राई एंड टेस्ट अ फ्यू थिंग्स आउट टू सी कि एक्चुअली क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिख लेता हूँ तो मैं काफी शांत हो जाता हूँ, आई एम एबल टू जर्नल इट, और मेरी पूरी एंगर पेपर पे निकल जाती है और मैं क्लियरली सोच पाता हूँ कि ओके, अब मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ। सो यू हैव टू फिगर आउट अ वे कि आपके लिए क्या काम करता है, और उसको यूज करके आप अपने माइंड को क्लियर कर सकते हैं, एंगर को हटा सकते हैं, और देख सकते हैं कि आप क्या फील करते हैं और उसको कैसे कहना है। एंड चंचल, एक चीज आर्ग्यूमेंट्स में अक्सर होती है, एंड दैट इज कि आप अपना बही खाता निकालते हैं, यानी कि यू हैव दिस बुक ऑफ अकाउंटिंग जहाँ पे आपने हर उस चीज की लिस्ट बना रखी है अपने माइंड में जो सामने वाले ने गलत की थी। और जैसे ही आर्ग्यूमेंट होता है, तो पता नहीं कहाँ से वो पूरी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बाहर आती है, और एक के बाद एक आप सामने वाले को गिनाने लगते हैं कि उसने कब कब क्या क्या गलत किया था। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही इसमें अच्छी होती हैं। आई हैव नोटिस कि बोथ मेन एंड women are good at this, including me, which really surprises me as well, क्योंकि मैं जनरली ऐसा करता नहीं हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक इज द सोल्यूशन कि आप इस तरह से बिहेव ना करें और सामने वाले को काउंट कराने की जगह उससे क्लियर कम्युनिकेट कर पाए? सागर, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट कहा था कि आपको कंट्रोल में आना बड़ा ज़रूरी है, उसका कारण ये था कि जब आप कंट्रोल में होंगे तो आप सोच पाएँगे कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या अच्छा है। और बही खाता निकालना और सामने वाले की गलतियाँ गिनाना डेफ़िनेटली आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। सो जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप की है,
आपको सेकंड स्टेप पे आने का मौका मिलता है। एंड सेकंड स्टेप इज़ लेटिंग गो। लेटिंग गो मीन्स कि आपको अपने ईगो को लेना है और उसे साइड में रखना है क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप के लिए बुरा है। जब आप कंट्रोल में हैं तो आप कॉन्शियसली देख पाते हैं कि कोई गलती या ये गिनाने की प्रोसेस आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है और तब आप लेट गो कर सकते हैं। आपको सोचना होगा कि ये जो आप गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ लाइक होल्डिंग हॉट कोल इन योर हैंड। एंड जितनी देर तक आप वो कोयले का जलता हुआ टुकड़ा अपने हाथ में होल्ड करेंगे, आपको तो तकलीफ होगी ही, आपका हाथ भी जलता जाएगा। सो जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, आपको तो तकलीफ होती ही रहेगी, आपका रिलेशनशिप भी सफ़र करेगा। सो वंस यू हैव योर कंट्रोल बैक, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लेट गो। और जैसे ही आप लेट गो करेंगे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं सामने वाले को शांत कराने की। एंड जैसे ही आप उसको शांत करा लेंगे, अब आप बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे और आप प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाएंगे। एक पर्सनल तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ और मैंने नोटिस किया है कि बड़ा हेल्प करता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, इज यूजिंग द कॉरोलरी अस वर्सेस द प्रॉब्लम। सो आप नोटिस करेंगे जब भी कोई झगड़ा होता है, वो किसी सिचुएशन को लेके हो, किसी रिलेटिव को लेके हो, किसी प्रॉब्लम को लेके हो, तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट होकर फाइट करने की कोशिश करते हैं। आपको उसी को चेंज करना है। आपको एक दूसरे के साथ होके प्रॉब्लम से फाइट करना है। और उसको करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप एक दूसरे के अगल बगल में बैठे। जब भी हम किसी के आमने-सामने बैठते हैं, तो वो कन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन होती है और वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक पर्सन बड़ा है और एक पर्सन छोटा है। तो जॉब इंटरव्यूज़ में आप आमने-सामने बैठते हैं, जब कोई क्लाइंट मीटिंग होती है तो आप आमने-सामने बैठते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों एक टीम में रहें, तो एक छोटा-सा हैक ये है कि जब भी आप कोई कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, तो आप अगल-बगल में बैठें और आप नोटिस करेंगे इस छोटे से मेंटल फ्लिप के कारण आपका कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर हो जाता है। एक और इसमें एडिशनल हैक ये है कि जब आप ऐसे एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो एक पीस ऑफ पेपर पे जो प्रॉब्लम है या वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे लिखते हैं और उसे अपने सामने रखें। सो दिस इज अ सिंपल सिंबलाइजेशन कि हम दोनों एक साथ हैं, वो प्रॉब्लम हमारे अगेंस्ट है और हमें उस प्रॉब्लम को टैकल करना है। सच अ ग्रेट वे टू डू दैट चर्चिल। बहुत ही आसान तरीके से आपने बताया कि कैसे आप प्रॉब्लम को एक्सटर्नल बना सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम को आपका एनिमी बना सकते हैं एंड आप सेम टीम में रह के उससे लड़ सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट टिप चर्चिल, आई रियली लव दैट। पर चर्चा, जो आपने लेट गो करने की बात कही उसमें मुझे एक चीज लगती है कि कई बार आपको हारने की फीलिंग आती है, यू डोंट वांट टू लूज। अगर आप लेट गो करते हैं तो आपको एक डर ये भी लग सकता है कि ऐसे तो मैं हमेशा ही लेट गो करता रहूंगा एंड मैं हर आर्ग्यूमेंट हार जाऊंगा एंड मैं जो चाहता हूँ वो कभी हो ही नहीं पाएगा, मेरे को सामने वाले के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? सागर, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप किसी भी फाइट में लेट गो करते हैं और अगर आप बिगर पिक्चर देखते हैं, तो आपको कभी भी हारने की फीलिंग नहीं आएगी। सो बेसिकली जब आप लेट गो करते हैं और किसी तरह से सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से बात करने के लिए और प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, तो एक चीज़ आप ऐसे लोगों के पार्टनर से सुनेंगे, वो ये है कि ये तो हमेशा अपनी बात मनवा ही लेते हैं और ये तो हर बार मुझे मना ही लेते हैं। और जो इंसान अपनी बात मनवा सकता है और सामने वाले को मना सकता है, वो कभी हारा हुआ नहीं हो सकता। सो आपको ये देखना है कि आपने अपने गुस्से को लेट गो किया है, बट आपने सही सॉल्यूशन को लेट गो नहीं किया है। और क्योंकि आपने सही सॉल्यूशन को लेट गो नहीं किया है, आप कभी हार नहीं सकते। और जब बात ये आती है कि सामने वाले से अपनी बात मनवाई कैसे जाए और उससे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया कैसे जाए, तो उसके बहुत ही सिंपल तरीके हैं। जिस तरह से आपने अपना पैटर्न ब्रेक किया है, आपको सामने वाले का भी पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। आप कभी उसके लिए लव का यूज़ कर सकते हैं, कभी उसके लिए ह्यूमर का यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैं ह्यूमर का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि जैसे ही सामने वाला हँसता है, उसका वो गुस्सा शांत हो जाता है एंड नाउ ही इज़ मोर रिसेप्टिव। सो कई बार एक सिंपल सी लाइन जैसे मैं यूज़ कर लेता हूँ, वो ये है कि अगर सामने वाला गुस्से में है और वो क्रीम लगा रहा है, तो मैं सिर्फ़ इतना बोल देता हूँ, इतने गुस्से में भी क्रीम लगाना बड़ा ज़रूरी है। एंड आप नोटिस करेंगे कि अगर आप फ़नी टोन में इस चीज़ को बोले, तो सामने वाला हँस पड़ता है। एंड जैसे ही वो हँसा है, अब आपने उसका पैटर्न ब्रेक कर दिया है और अब कम्युनिकेशन साइकिल चालू हो सकती है। जैसे ही आपने उसका पैटर्न ब्रेक किया, आप लव को यूज़ करके सामने वाले को ओपन अप कर सकते हैं और कन्वर्सेशन चालू कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ अंडरस्टैंड करने की ये है कि आप यहाँ पे बिगर पर्सन हैं, क्योंकि आप चीज़ें डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सामने वाला चीज़ें डायरेक्ट नहीं कर रहा है। आप चीज़ें डायरेक्ट कर रहे हैं और इसलिए आप हमेशा इन कंट्रोल हैं और जो इंसान इन कंट्रोल होता है, वो कभी हारा हुआ नहीं हो सकता। Just to add to that, Churchill, I think
किसी भी रिलेशनशिप में हमें लैक ऑफ कंट्रोल लग सकता है, हमें लग सकता है कि सामने वाला ये रिलेशनशिप चला रहा है एंड आपके पास बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। और मुझे लगता है कि इससे फाइट करने का सिंपल तरीका ये है कि यू हैव टू नो योर वैल्यूज, यू हैव टू नो व्हाट यू आर फाइटिंग फॉर, यू हैव टू नो कि आपको क्लियरली अपनी लाइफ में क्या चाहिए, कौन सी चीज आप एक्सेप्ट करेंगे, कौन सी चीज आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड सिमिलरली सामने वाले के पास भी ऐसे ही कुछ रूल्स होंगे। एंड ऑल यू हैव टू डू इज मेक श्योर कि जो भी आप आर्ग्यूमेंट किसी के साथ करते हैं या जो भी एग्रीमेंट आप किसी के साथ करते हैं वो आपके वैल्यूज के खिलाफ नहीं जाता है। अगर वो आपके वैल्यूज के खिलाफ जाता है देन दैट मीन्स कि आप कंट्रोल लेट गो कर रहे हैं। एक और चीज़ सागर मैंने जो रियलाइज़ की है वो ये है कि आपको कभी भी झगड़ों को लंबा नहीं खींचना चाहिए। सो हो सकता है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आप दोनों बहुत गुस्से में हो और उस वक़्त कोई भी बात किए जाना नेगेटिव ही रिज़ल्ट्स लेके आएगी। बट कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उस गुस्से को इतना लंबा खींच लें कि ईगो बीच में आ जाए, कि अब जो पहले बोलेगा वो अपनी हार एक्सेप्ट कर रहा है। जब आप इस तरह की डायकोटोमी में फँस जाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि झगड़े बहुत लंबे खिंच जाते हैं और अब कोई भी आगे रह के बात नहीं करना चाहता। सो बड़ा ज़रूरी है कि आप एक मिड ग्राउंड निकालें, आप एक ऐसा समय निकालें जो ना कि इतना लंबा है कि ईगो बीच में आ जाए और ना ही इतना छोटा है कि सामने वाला इतने गुस्से में हो कि आपके द्वारा किया हुआ कोई भी कम्युनिकेशन रिसीव नहीं होगा। सो ट्राई एंड फाइंड दैट स्वीट स्पॉट अपने झगड़ों में, जहाँ पे आप बात कर सकें, जहाँ पे आपका ईगो भी बीच में नहीं आ रहा है और सामने वाले का एंगर भी बीच में नहीं आ रहा है। एक और तरीका जिससे आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व कर सकते हैं इज़ बाय स्टार्टिंग ओवर अगेन। मैंने टोनी रॉबिन्स की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जहाँ पे उन्होंने एक इवेंट बताया था। द इवेंट वाज़ जब रोनाल्ड रेगन और मिशेल गॉर्बाचोव बात कर रहे थे अबाउट द पीस टॉक्स जो कोल्ड वॉर एंड कर सकती थी। एंड उनका जो डिस्कशन था वो काफ़ी हीटेड हो गया एंड सडनली रोनाल्ड रेगन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द डोर। जब वो दरवाजे के पास पहुंचे तो वो टर्न हुए और उन्होंने बोला दिस इज नॉट वर्किंग आउट, लेट्स स्टार्ट अगेन। और फिर वो आगे बढ़े, उन्होंने अपना हाथ आगे किया और बोला आई एम रोनाल्ड रेगन। सो व्हाट दिस सिंबलाइजेस इज कि अगर कोई कन्वर्सेशन अच्छा नहीं जा रहा है और आप काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो आप बेस भूल चुके हैं। आप भूल चुके हैं कि आप किस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए बात कर रहे हैं एंड इसीलिए स्टार्ट ओवर करना बड़ा ज़रूरी है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट लंबा खिंच गया है और आप पॉइंट की बात भूल गए हैं, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए। चांसेस कि आप एक डिसीजन पे पहुँच पाएँगे या रेज़ोल्यूशन पे पहुँच पाएँगे काफ़ी ज़्यादा है। दैट इज अ ग्रेट टिप चर्चिल। एंड मुझे लगता है कि ये सब जो भी हमने बात करी ये आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू आर श्योर दैट यू लव द अदर पर्सन और आप उनके साथ उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इफ यू नो इन योर हार्ट कि आप सामने वाले को सच में अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं और अपने आप को आप ये बात याद दिलाते रहेंगे, तो कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपको कुछ बड़ी बात नहीं लगेगी। इट विल जस्ट बी समथिंग जो बीच में होती है एक लंबी रोड पे। अगर आप किसी लंबी ड्राइव पे जाते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपको रोड खराब भी मिलेगी, बीच में गड्ढे भी होंगे और आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी। बट एज लॉन्ग एज आप दोनों की डेस्टिनेशन कॉमन है और आप साथ में रहना चाहते हैं, देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम इम्प्रूविंग एनी रिलेशनशिप, नो मैटर कि वो कितनी बुरी हो चुकी है। जब तक आप अपने रिलेशनशिप को अस वर्सेस द चैलेंज के फॉर्म में देखते रहेंगे और आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ के रिलेशनशिप के इंटरेस्ट को आगे रखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि चैलेंजेस कितने भी बड़े हों, आपका रिलेशनशिप कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो, आप डेफिनेटली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप एक नॉर्थ स्टार की तरह है। आप कभी वहां पहुंच तो नहीं सकते, बट आपको हमेशा ये पता होगा कि आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जब तक आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप हैप्पी रहेगा। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. वी होप कि हमारे टिप्स आपको हेल्प करेंगे अपनी इंटीमेट रिलेशनशिप्स को बेटर करने में, उसमें अपना कम्युनिकेशन क्लियर करने में और कॉमन गोल्स बना के साथ में चलने में। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी फीडबैक, सजेशंस हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे बात करें, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करने के लिए सिंपली सेंड अस अ मैसेज एट 8889460888। यू कैन ऑल्सो राइट टू अस एट contact@thegoodtalk.in। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये पॉडकास्ट किसी से शेयर करें। तो इसको किसी से भी शेयर करने के लिए सिंपली गिव देम द लिंक thegoodtalk.in और वो अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म या हमारी वेबसाइट पे हमारे एपिसोड सुन पाएंगे। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं चर्चिल।
और मैं हूँ सागर। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।